हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज समाकलन के अनुप्रयोग नया चैप्टर है बिल्कुल, और बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। यहां पर कुछ ऐसा है कि नया नहीं है, नाम उसका बदल गया है। आप लोगों ने निश्चित समाकलन सीखे हैं। निश्चित समाकलनों का प्रयोग करते हुए हम किसी भी क्षेत्र का एरिया फाइंड कैसे करते हैं, किसी वक्र के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का जिसकी सीमाएं हमें दी जाएंगी, तो उन सीमाओं के अंतर्गत इस वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर बच्चों वो चीज हम यहां पर सीखने वाली है। ठीक है, एक हमें फलन दिया जाएगा, उसमें वहां पर हमें यह दिया जाएगा कि इस फलन के द्वारा कुछ सीमाएं दी जाएंगी, उन सीमाओं के द्वारा और अक्षों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम यहां पर ज्ञात करेंगे। और बहुत ही आसान तरीका होता है बच्चों, कतई घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान, बहुत आसान। बस केवल कॉन्सेप्ट समझ लो और सारे आपके प्रश्न समझो क्लियर। बस हाँ, एक बात और है कि आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए। ट्रेसिंग का मतलब समझते हो, अनुरेखण। मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा फलन दिया गया है उस फलन का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, यह हमें पता होना चाहिए, जो कि आपने क्लास 11 में सीखा है। क्लास 11 में आपने कुछ बातें सीखी हैं, जैसे रेखा का समीकरण आपने सीखा है, आपने सीखा है किसी परवलय का हम चित्र कैसे बनाते हैं, परवलय के चित्र को भी आपने सीखा है। परवलय का समीकरण क्या होता है, उस समीकरण को देख के हम परवलय का फिगर बना लेते हैं, यह भी आपने सीखा है। दीर्घवृत्त का समीकरण दिया जाएगा तो दीर्घवृत्त को समीकरण को देख के हम दीर्घवृत्त का भी फिगर बना लेते हैं, यह भी बिल्कुल पता है हमें, है ना। इसी प्रकार वृत्त की बात करें, वृत्त का समीकरण दिया जाएगा तो वृत्त का समीकरण दिया जाए तो भी हम वृत्त का फिगर बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे फिगर अगर हमें अच्छे से बनाना आते हैं तो ये मानो कि निश्चित समाकलन की मदद से उसका एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल एकदम आसान। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हम आपको अभी बताएंगे, एकदम आराम से पूरा क्लियर करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बच्चों। और ये बता दें कि बोर्ड एग्जाम में यहां से एक प्रश्न एकदम धमाकेदार आता है 5 नंबर का, और एक प्रश्न कोई 2 नंबर का, 5-7 नंबर फ्री में लुटने वाले हैं, ये मानो, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से आपको अगर ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल एकदम 150 भरोसा रखो बच्चों। भरोसे से तो बहुत बड़ी बात होती है। भरोसे अगर आप पे अपने आप पे है ना, तो सब कुछ काम बहुत आसान है, बहुत आसान। हम आज स्टार्ट करेंगे एक स्वामी विवेकानंद जी के एक स्लोगन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भरोसा है भगवान पर तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा है भगवान पर तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और यदि भरोसा है खुद पर तो भगवान वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। तो भरोसा रखना सीखिए, बिल्कुल एकदम। भगवान अपने आप कुछ नहीं, भगवान पर भरोसा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद पर भी भरोसा करो तो निश्चित भगवान आपकी मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको पढ़ना है आज समाकलनों के अनुप्रयोग में। सबसे पहली बात, हम ट्रेसिंग करना हमें आना चाहिए। 2 बातों की यहां पर जरूरी है होना। हमें पहले फिगर बनाना आना चाहिए कि जो हमें यहां पर वक्र का समीकरण दिया जाएगा उस वक्र के समीकरण को ग्राफ पर कैसे प्लॉट करोगे, ये बात हमें पता होनी चाहिए। पता अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना है, नहीं तो आप सोचो कि भाई ये तो पता नहीं है, अब हमें ये पता नहीं है तो कैसे क्या होगा। परेशान ना हो, हम सारी बातें आज यहां पर क्लियर करेंगे पहले। ठीक है बच्चों, एक बात बता दें कि अगर ऐसा कुछ हो, यहां पर हम पहले ग्राफ की बात बाद में करेंगे। हम यहां पर अनुरेखण करना बाद में सिखाएंगे, किसी भी फलन का अनुरेखण हम कैसे करेंगे वो चीज बाद में सीखेंगे। हम यहां पर आपको बता दें कि अगर मान लेते हैं कोई फलन हमारा y बराबर fx हमें दिया गया है। ठीक है, इस फलन y बराबर fx और यहां पर x बराबर a और x बराबर b, कोई x अक्ष पर 2 सीमाएं दी गई हैं, x बराबर a, x बराबर b तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना यहां पर सीखेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे देखो करोगे, ध्यान से समझते हैं। बहुत आसान बात है बच्चों। देखो, जैसे हम यहां पर मान लेते हैं कि कोई हमारा फलन है और उसका ग्राफ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कुछ यूं ऐसे है। ठीक है, मान लिया भाई हमने कोई ग्राफ हमें दिया गया है, y बराबर fx हमारा ये ग्राफ है और उसका हमने कुछ ऐसे बना लिया,
मान लेते हैं कि ये हमारा ऐसा ग्राफ है इसका, है ना, इस फलन का कुछ ग्राफ ऐसा है, और इस फलन के द्वारा जो ग्राफ हमने खींचा है, इस ग्राफ के द्वारा, इस एक्स अक्ष के द्वारा देखो यहां पर दिया गया है, इस फलन के द्वारा x बराबर a, x बराबर b, यहां पर देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक ये x दूरी है ना, x बराबर a लिख दें, और यहां से यहां तक ये b दूरी, तो x बराबर b लिख दें। तो यहां पर x बराबर a और x बराबर b, ये हमारी x बराबर a और x बराबर b रेखाएं हो गई, x बराबर a, x बराबर b, ठीक है। तो x बराबर a, x बराबर b तथा इस फलन के द्वारा और x अक्ष के द्वारा, देखो x अक्ष के द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए, तो ये इतना क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में यहां पर पहले ध्यान से समझो, ठीक है बच्चों। कोई फलन हमें दिया जाए, यहां पर कुछ जो भी फलन दिया जाएगा उसका कुछ मानक फलन है, वही हमसे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी दे दे, तो कुछ भी दे दे यहां पर कुछ नहीं देगा, बल्कि कुछ एक निश्चित है जो आपको जो आपने पढ़ चुके हो, ऐसे समझो क्लास 11 में आपने पढ़े हैं, अभी हम आपको बताएंगे, सब कुछ आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये वास्तव में हमने पढ़े हैं। तो उनके हमें ग्राफ खींचने हैं, और इस ग्राफ, मान लिया कि उनका ग्राफ ये हमारा है ना, और x बराबर a, x बराबर b तथा x अक्ष से घिरा ये क्षेत्र है जिसको हमने छायांकित कर दिया है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल मान लो हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर बिल्कुल एकदम सीधा सीधा मान लेते हैं ये क्षेत्र का क्षेत्रफल है a, और इस a का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, लिमिट रख देनी है a टू b लिमिट रखनी है, और इसके बाद बाई dx लिखना है। बस इतना सा याद रखिए। अगर x अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, x अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और x बराबर a, x बराबर b ये कोटियां दी गई हैं, वक्र का समीकरण दिया गया है, वक्र के द्वारा, x अक्ष के द्वारा, इन कोटियों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आपको इतना याद रखना है, इंटीग्रेशन a टू b, है ना, a टू b लिखना है और बाई dx लिखना है। बाई का मतलब समझते हो, बाई कहां से ले आओगे भाई, बाई का मतलब ये फलन से ले आएंगे। बाई का मान क्या है, देखो यहां पर fx है, तो आपको यहां पर इस प्रकार से लिख देना है, देखो a टू b fx dx, fx का हमें समाकलन करना है, और इसके बाद में यहां पर समाकलन के बाद इसकी लिमिट रखनी है, पहले ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, काम खत्म हो गया काम। इतना काम करना है, इसका एरिया फाइंड हो गया समझो, है ना। इसके बाद में बच्चों यहां पर एक और बात बता दें, यहां पर अगर यहां x अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तब तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक समझो, यहां पर दूसरे नंबर पर अगर ये फलन है कोई मान लो एक दूसरा कोई फलन है, कोई और दूसरा फलन है, मान लेते हैं हमारा फलन है x बराबर में g बाई, फलन है हमारा x बराबर g बाई, तथा यहां पर हमें कोटियां दी जाए, मान लो y बराबर c से y बराबर d, ऐसी हमें यहां पर लिमिट दी जाए, है ना, तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, y अक्ष से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए, तो कैसे ज्ञात करोगे। अब देखो y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहां पर x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो यहां पर जो हमें फलन दिया गया है उसका देखो यहां पर इस प्रकार से मान लेते हैं, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा हो गया y अक्ष। अब यहां पर ये फलन दिया गया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारा कुछ फलन ऐसे है, भाई चाहे जैसे बना लो, उसमें कोई जरूरी थोड़ी है। अभी हमारा फलन दिया तो गया नहीं जिसके हम बिल्कुल एग्जैक्ट बनाए, हम मान लेते हैं ये हमारा फलन कुछ ऐसा है। तो भाई यहां पर y बराबर c, देखो यहां से यहां ये इसको कहोगे आप y बराबर c, मान लिया यहां पर क्या है, y बराबर ये c है, यहां से यहां तक ये d है, तो इसको मान लोगे आप y बराबर d, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, y बराबर d। तो इस वक्र के द्वारा, इस y अक्ष के द्वारा, और यहां पर y बराबर c, y बराबर d वाली ये रेखा है, इनके द्वारा जो घिरा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो यहां पर x अक्ष पर घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं कह रहा है, y अक्ष पर जो घेरा है कहां से कहां तक, c से d तक घेरा है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ जो y अक्ष से घेरा है, और y अक्ष पर कहां से कहां तक घेरा है, c से d तक घेरा है, और इस वक्र के द्वारा घेरा है। तो जो हमने छायांकित किया है उस भाग का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको यहां पर लिखना है, यहां पर क्षेत्रफल को a से अगर लिख दें तो क्षेत्रफल a बराबर क्या लिखोगे, c से d, तो हमारी देखो लिमिट हो गई, कितनी हो गई, c से d तक इसकी लिमिट हो गई, और हमें यहां पर लिखना है x dy, इसको याद रखोगे, है ना। y अक्ष पर अगर घेरा है तो आपको x dy लिखनी है, और x अक्ष पर घेरा है तो क्या लिखना है,
बाई डी एक्स लिखना है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो हम आपको ज्यादा झमेला नहीं बताना चाह रहे कि यहाँ पर एक छोटी पट्टी बना लो, लंबाई एच कर लो, ये कर लो, गुणा कर लो, कुछ नहीं, सीधा सीधा याद रखिए क्या करना है, एक्स डी बाई रखना है। ठीक है, और यहां से इंटीग्रेशन सी से डी कर दें, एक्स की वैल्यू हम यहां से रखेंगे, देखो एक्स बराबर क्या है, जी बाई है, तो आपको लिखना है जी बाई इंटू में डी बाई, और बस इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट जैसे ही लगाओगे आप निकालोगे तो बस ये इसका एरिया फाइंड हो जाएगा, इसका एरिया हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो केस आपने समझे कि ये आपका इस तरीके से अगर कोई फलन दिया जाए, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो, तो हमें इस तरीके से क्या करना है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखना है। ठीक है, और यदि वाई एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आपको लिखना है, देखो लिमिट ये है सी से डी लिख दिया और जी बाई डी बाई लिख दे। करेक्ट है बच्चों, बात समझ में आई। तो एक्स अक्ष पर अगर घेरा है तो बाई डी एक्स लिखना है, वाई एक्स पर घेरा है तो एक्स डी बाई लिखना है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर बात, दोनों बातें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से यहां पर, है ना। हम कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी फिगर हमें दिया जाएगा, है ना, तो फिगर नहीं देता है, हमें वक्र का समीकरण देगा, तो उस वक्र के समीकरण से हम ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। और यदि ये ग्राफ, और याद रखो, यदि ये एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर है, तो एक्स अक्ष के अगर ऊपर है तो इसका एरिया देखो ऐसे ज्ञात करते हैं, और यदि एक्स अक्ष के नीचे होता, अभी अब एक फिगर नीचे वाला बना के दिखाएंगे, यहां पर इसको रब कर ले बच्चों, है ना, आप भी नोट करते रहोगे, बिल्कुल एक एक करके नोट करोगे, सारी बिल्कुल एकदम आसान सारी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो बच्चों, यहां पर इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर हो गए आपके क्लियर, दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। इसके बाद देखो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर तीसरा पॉइंट ऐसे डाल लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कोई ग्राफ है, किसी फलन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना, और ये फलन का ग्राफ कुछ ऐसे मान लेते हैं कि यहां पर ऐसे चला गया, है ना, ये मान लेते हैं, चाहे जैसा बना दो भाई, यहां पर फलन तो है नहीं, कोई भी फलन आप कैसा भी ग्राफ बना के यहां पर लिख सकते हो, यूं ऐसे मान लो ये है ना। मतलब हम ये कहना चाह रहे कि ये फलन जो हमने खींचा है वो फलन का मान ऋणात्मक मान, देखो यहां पर नीचे की ओर फलन दिखाई दे रहा है, तो यहां पर इसका यहां से ऐसे ऐसे इसको मिलाओ, है ना, ये भी तो देखो एक्स अक्ष से ही तो घेरा है, एक्स अक्ष से तो घेर रहा है, इस वक्र ने एक्स अक्ष से ही घेरा है, तो यहां पर लिखना है x बराबर a और यहां लिखना है x बराबर b, x बराबर a, x बराबर b, और इस वक्र के द्वारा और x अक्ष के द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल बताना है। यहां पर ये x अक्ष के नीचे है, अभी उसके पहले वाले फिगर में क्या था, x अक्ष के ऊपर, यहां से ऊपर से ग्राफ जा रहा था, यहां से x अक्ष के नीचे से फलन ये जा रहा है, इसका फलन का ग्राफ x अक्ष के नीचे से जा रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करना, मतलब इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम यहां पर कैसे करते हैं, यहां पर वही बिल्कुल, ये फलन तो वही है y बराबर एफ एक्स, है ना, y बराबर एफ एक्स फलन है, तो उसका हमें इसका भी एरिया वैसे ही करना है, a टू b, और यहां लिखना है y dx, बिल्कुल सिमिलर वही करना है ना। लेकिन एक बात समझो कि ये फलन जो है ना, इसका यहां पर नीचे की ओर ग्राफ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है बच्चों, यहां पर इसका इंटीग्रेशन माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां से इसका आंसर माइनस में आएगा, और कभी भी याद करिए, कभी भी इसका इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, लेकिन क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसको धनात्मक बनाने के लिए यहां माइनस का साइन लगा देते हैं। या फिर ऐसा कुछ ना याद रखो तो ऐसा कर लो कि भाई यहां पर मॉडुलस का निशान लगा लो, और इस मॉडुलस का मतलब यह है कि जो भी वैल्यू आएगी वो कभी माइनस में नहीं आएगी, सब हमें प्लस में लिखनी है। ठीक है, कभी जो भी मान इसका आए माइनस में कभी लिखना नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इस तरीके से आप समझो। ठीक है, बात क्लियर हो गई बच्चों। तो अगर ऐसा हो नीचे की ओर, तो हमें क्या करना है, मॉडुलस का निशान लगाना है। करेक्ट है बच्चों। इसके बाद यहां पर एक और, यहां पर अगली कंडीशन समझो कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है, यहां पर देखो ये है 3 नंबर वाला काम, है ना, चौथा नंबर का काम समझो, चौथे नंबर का काम, चौथे नंबर का काम कुछ ऐसे समझो कि ग्राफ कुछ ऐसे जाए, अगर मान लेते हैं ग्राफ ऐसा जाए कि भाई कुछ नीचे हो, कुछ इसका ऊपर की ओर हो, तब इसका, और यहां से यहां तक देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका एरिया इतने का निकालना है। यहां से इसको मान लेते हैं x बराबर a,
और यहां पर लिख देते हैं x बराबर b, और ये पूरे का क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यहां से यहां तक पूरा हमें क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसे ठीक है। मान लेते हैं यहां पर हमें एक कोई पॉइंट डालें, तो x बराबर मान लेते हैं c पॉइंट है हमारा, है ना। तो हमें इसका एरिया कैसे ज्ञात करना है, देखो ये तो x अक्ष के नीचे हो गया, ये x अक्ष के ऊपर हो गया, है ना। तो हमें इसका एरिया ज्ञात करने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका एरिया है a1 और इसका एरिया है a2, है ना। इसका एरिया हमने a1 मान लिया, इसका एरिया a2 मान लिया। तो हमें क्या करना है, देखो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए, मतलब a1 को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a1 को ज्ञात करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन a से c तक करना पड़ेगा, a से c तक। और यहां पर लिखना है फलन तो वही है हमारा y बराबर fx, क्या है y बराबर fx, ये हमारा फलन है। तो c से d तक इंटीग्रेशन करना है, कौन से फलन का, y dx यहां पर लिखना है, ठीक है। ये नीचे है इसलिए यहां पर मॉडुलस का निशान लगाना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर देखो इसका इंटीग्रेशन करके इसका भी हमें एरिया फाइंड करना है, a2 का मान ज्ञात करना है, मतलब ऊपर वाले का एरिया निकालना है। तो अब कैसे करोगे, यहां पर c से d तक ये है, c से d तक इसका एरिया फाइंड करना है, बाई dx यहां भी लिखना है, ठीक है, बाई dx यहां भी लिखना है। यहां मॉडुलस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर है ना, ऊपर तो प्लस में आएगा, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये टोटल का जब एरिया हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, a बराबर इस प्रकार से लिखेंगे, a1 का यहां से देखो मॉडुलस लगा दें प्लस a2, ये हमारा ये जो कहते हूं, ठीक है। इस तरीके से इसका हम एरिया निकालेंगे। आई बात समझ बच्चों, यहां दो पार्ट में ये बट गया ना, इसका एरिया अलग निकालो, इसका अलग निकालो और दोनों को जोड़ दो। तो यहां से यहां तक a से c तक निकालना है। कभी आपने डायरेक्ट अगर a से b का एरिया निकाला तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ए से सी में जाना है, ए से सी का एरिया निकालोगे, ये नीचे वाला हिस्सा निकलेगा, है ना, इसका एरिया निकल आएगा। फिर सी से बी तक निकालोगे तो ये ऊपर वाला ये निकल आएगा। फिर दोनों को जोड़ दो, है ना, इसको और इसको दोनों को जोड़ दो तो इसका क्या निकल आएगा, टोटल का एरिया निकला, a1 प्लस a2 मतलब a, टोटल का एरिया हमारा यहां पर निकल आएगा, ठीक है। ऐसा भी हमें कोई फिगर में मिल सकता है कि भाई ये कुछ वक्र का भाग, जो फलन हमें दिया जाएगा उसका ग्राफ खींचोगे तो कुछ भाग नीचे से जा रहा होगा, कुछ ऊपर से जा रहा होगा। तो उसका हमें टोटल का एरिया जब निकालना है तो क्या करना है, यहां से यहां तक का निकालना है, फिर यहां से यहां तक का, ठीक है बच्चों। बात आई क्लियर समझ में। अच्छा, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि वक्र आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका एरिया कैसे ज्ञात करते हो, वो भी बड़ी सरल सी बात है। देखो यहां पर समझाने की बात, तो यहां पर बच्चों 4 पॉइंट हो गए ना आपके, ये 4 टाइप के फिगर हो गए, 4 पॉइंट आपके हो गए। 5वें पॉइंट की बात करो, देखो अगर दो वक्र आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हों या फिर दो वक्र दिए जाएं तो उनके बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई फलन है इस प्रकार से, यहां पर इस पर नंबर कोई 5वां ये पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है। एक कोई फलन है y बराबर fx, एक कोई फलन है y बराबर fx, एक कोई फलन है हमारा ये मान लेते हैं y बराबर gx, एक फलन हमारा ये है, 2 फलन हो गए, है ना। तो इन दोनों फलनों के द्वारा तथा x बराबर a x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। तब क्या करोगे बच्चों, ध्यान से समझो, दो वक्रों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। मान लेते हैं कि ये हमारा जो पहला वक्र है वो कुछ इस प्रकार से है, मान लेते हैं ये ऐसा हो गया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा फलन हो गया y बराबर fx, ठीक है। अच्छा, दूसरा फलन ये है y बराबर gx वाला, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो यहां पर हमने लिख दिया ये y बराबर gx। तो बच्चों ये दोनों वक्र एक दूसरे को जो काट रहे हैं ना, काटने के बाद ये इतना, ये क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, अच्छा वही लिमिट तो वही दी गई है कि ये हमारा काट रहा है कहां पर, ये काट रहा है देखो x बराबर a पर, x बराबर a है, और यहां पर मान लेते हैं ये हमारा है x बराबर b। तो अब हमें इसका एरिया अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल सा काम है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहले वाला जो वक्र है ना, y बराबर fx वाला वक्र, इस वक्र के द्वारा, इन कोटियों के द्वारा और इस x अक्ष के द्वारा पूरा घेर रहा है, यहां से यहां तक टोटल ये क्षेत्र घेर रहा है ना, ये टोटल क्षेत्र घेर रहा है। और इसके बाद यहां पर देखो इस वक्र के द्वारा और इन कोटियों के द्वारा और इस x अक्ष के द्वारा ये इतना भाग घेर रहा है जिस पर हमने छायांकित नहीं किया है।
टोटल क्षेत्र में से अगर ये नीचे वाला क्षेत्र घटा लिया जाए तो बच्चों ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, अर्थात दोनों वक्रों के द्वारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन एरिया है, वो एरिया आपका निकल आएगा। मतलब दोनों का जो उभयनिष्ठ एरिया है, यहां पर इस वक्र के द्वारा, इन कोटियों के द्वारा, एक्स अक्ष के द्वारा घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ये टोटल है, जिस पर हम देखो उंगली फिर है ना, उंगली घुमा रहे, उसको देखो जरा, ये क्षेत्र ये जो फलन के द्वारा घेरा है, इन कोटियों के द्वारा देखो ये घेरा है, और इस एक्स अक्ष के द्वारा घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ये टोटल हो गया। और इस फलन के द्वारा और इन कोटियों के द्वारा और इस एक्स अक्ष के द्वारा घेरा क्षेत्र ये इतना हो गया। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले टोटल में से ये नीचे वाला टोटल घटा देना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। यही तो हमें करना है। तो इस तरीके से हमें यहां पर लिखना है कि जो आपका एरिया, ये वाला एरिया है, इसको हम ए नाम दे दें। तो ए एरिया ये कैसे निकालोगे, यहां पर हमें क्या करना है, पहले इस फलन का हम ए टू बी इंटीग्रेशन कर दें। क्या करेंगे, ए टू बी, और यहां लिखेंगे बाई डी एक्स, है ना, क्या लिखेंगे, बाई डी एक्स। इस बाई को क्या लिखोगे, एफ एक्स, क्या लिखोगे यहां पर, एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख दें, ठीक है। और इसमें से, इस एरिया में से कितना एरिया घटाओगे, इस वाले का एरिया, ये वाला एरिया आपको घटा देना है। ये हमारा है, देखो ए से बी लिखना है, और हमें यहां पर लिखना है इस वक्र के द्वारा, ये क्या है, जी एक्स वक्र है, तो आपको लिखना है जी एक्स इंटू डी एक्स लिख देना है। मतलब इसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल में से इसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल घटा दें, तो ये हमारा कॉमन एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि देखो दोनों की लिमिट 0 a टू b है, यहां पर dx कॉमन ले लिया जाए तो यहां ऐसा भी कह सकते हैं कि fx माइनस जी एक्स इंटू में यहां पर dx, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई समस्या नहीं। बात वही है कि टोटल के एरिया में से इसका एरिया हमें ये नीचे वाला घटा देना है, तो इसका एरिया ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा वक्र मिले तो हमें ऐसा कर सकते हैं, जब दोनों वक्र एक दूसरे को, दो हमें यहां पर वक्र दिए जाएंगे, ये वक्र के समीकरण दिए गए, तो ये दोनों वक्र एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन सी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये x बराबर a पर, x बराबर b पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें पहले वाले वक्र के द्वारा और x अक्ष के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल के हमें दूसरे वाले वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देना है, ये हमारा निकल आएगा। करेक्ट है बच्चों, बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है, यहां पर देखो एक और नंबर डाल लेते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ठीक है। कभी ऐसा हो कि भाई ये इधर की ओर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा, कभी फिर इसके बाद में दूसरा कोई वक्र ऐसे बना दें, भाई ऐसे जा रहा है, यूं ऐसे जा रहा है, ठीक है। तब अब देखो ध्यान दें, ये पहले वाला जो ये वाला है ना, इस पर हम लिख देते हैं y बराबर में fx लिख देते हैं। चलो इस पर लिख देते हैं y बराबर fx और इस पर लिख देते हैं y बराबर gx। हमारे दो ग्राफ हैं, इस फलन का ये ग्राफ हमने बना लिया और ऊपर वाला ये एक ग्राफ बना लिया। तो अब हमें देखो यहां से यहां तक की बात करो, ये तो हो गया x बराबर a, यहां पर ये हो गया x बराबर b, ये हो गया हमारा कितना x बराबर b हो गया। तो अब हमें इसका एरिया अगर निकालना है, इसका एरिया ये निकालना है, ये वाला एरिया टोटल निकालना है इन दोनों वक्रों के द्वारा। कहां से कहां तक? a से b तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर वो वाली गलती मत करना, क्योंकि a से b तक जो घेरा क्षेत्र है वो टोटल क्षेत्र नहीं है। यहां पर ये दोनों वक्र इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये x बराबर c है, तब आपको क्या करना है, देखो इसका एरिया यहां पर मान लेते हैं a1 है, इतना एरिया है ना, और इसके एरिया को हम यहां पर मान लेते हैं ये a2 है। तो हमें पहले a1 एरिया निकालना है और प्लस करना है फिर ये a2 वाला एरिया, तब हमारा ये टोटल एरिया यहां से यहां तक का, a से b तक का टोटल एरिया ज्ञात होगा जब हम यहां पर a1 का मान यहां से निकालेंगे और a2 का मान यहां से निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, पहले हम एक थोड़ी देर के लिए इधर वाले को दिमाग से हटा लें। मान लेते हैं हमारे पास केवल ये इतना है, इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाले ग्राफ में से जो ग्राफ हमारा ये वाला है ना y बराबर fx का जो ग्राफ है ये वाला, तो इसमें से
इसके द्वारा ये क्षेत्र जो नीचे वाला दिख रहा है ना, इसको घटाना पड़ेगा, इस क्षेत्र को घटाना पड़ेगा, ये वाला है ना, ये जो क्षेत्र नीचे दिख रहा है जिसको यहां पर ऐसे कहते हैं, ये वाला, इसको घटाना पड़ेगा। तो हम यहां से इस वाले फलन के द्वारा, इन कोटियों के द्वारा और इस एक्स अक्ष के द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से इस फलन के द्वारा, इन कोटियों के द्वारा और इस एक्स अक्ष के द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटाएंगे, तब हमें a1 का मान मिलेगा। देखो a1 का मान कैसे मिलेगा, यहां बता देते हैं। a1 का मान कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करना है a से c तक, इसको भी याद रखिएगा, a से c तक की बात चल रही है ना, a से c तक हमें पहले इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले वाले फलन के द्वारा, जो पहला वाला फलन है वो कौन सा है, y बराबर एफ एक्स, तो यहां पर आपको लिखना है एफ एक्स इंटू में dx, ठीक है। इसके द्वारा a से c सीमाओं के अंतर्गत घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। इसमें से हमें घटाना पड़ेगा कितना, इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाला हमें घटाना पड़ेगा, तब हमारा ये आएगा। तो a से c तक, और यहां पर ये दूसरा जो फलन है वो कौन सा है, gx है, तो आपको gx वाला ये इतना हमें घटाना पड़ेगा एरिया, ठीक है। तो यहां पर वही काम करना चाहो तो कर सकते हो, कौन सा, a टू c, और यहां लिख दे एफ एक्स माइनस में gx और इंटू में dx, ऐसा लिख सकते हो। तो ये तो हमारा देखो a1 ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो अब भाई हम a2 का भी मान यहां से निकाल सकते हैं। कैसे देखो निकालेंगे, अब c से d तक की बात करो, c से b तक की, है ना, c से b तक की बात करो। तो पहले इस वाले फलन के द्वारा, ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर देखो उल्टी पुल्टी बात है, इसको ध्यान समझना है। अब ऊपर ये हो गया, पहले ऊपर ये था, अब ऊपर ये हो गया, है ना, ये वाला जो आ रहा था ऊपर। तो अब हमें इस gx में से इसको घटाना पड़ेगा, ध्यान से समझो बच्चों, है ना। इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन के द्वारा, ये वाला, है ना। तो तुम्हारा ये c से b इसकी लिमिट हो जाएगी, और यहां लिखना है gx इंटू में dx लिखना है, और माइनस c से b इसकी लिमिट हो जाएगी, इसके द्वारा घिरे क्षेत्रफल के द्वारा यहां पर घटाना है एफ एक्स इंटू में dx। करेक्ट है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से ये a2 का मान यहां पर हमें मिल जाएगा। यहां से ऐसा कर सकते हो भाई कि आप c से b लिमिट है इसकी, और ये dx दोनों जगह से कॉमन है, तो यहां आप लिख दें gx माइनस में एफ एक्स और इंटू में dx, ऐसा लिख दें। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से ये a2 का मान हो जाएगा। अब हम a1 प्लस a2 कर दें तो ये 6 अंकित भाग का टोटल क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब हमें क्या करना है, a बराबर यहां लिख देना है a बराबर a1 प्लस a2। बच्चों इस तरीके से हम पूरे का एरिया ज्ञात कर पाएंगे, दोनों भागों का एरिया ज्ञात कर पाएंगे। बात आई समझ में। तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि जब दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस प्रकार से कर रहे हो तो आपको इसका एरिया कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, अब बच्चों ये तो सारी बातें आपने सीख ली कि भाई एक्स अक्ष के ऊपर हो, है ना, एक्स अक्ष के नीचे हो, या फिर एक्स अक्ष पर घेरा हो अथवा वाई अक्ष पर घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल हो। तो ये तो बातें आपने सारी सीख ली। लेकिन अब ग्राफ की बात रही, ग्राफ बच्चों कैसे बनाओगे, किसी फलन का ग्राफ कैसे बनाओगे। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो बिल्कुल स्टैंडर्ड आकृतियां हैं, जिनके हमें बिल्कुल फिगर आते ही आते होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाएं और एकदम याद कर लें, एकदम याद कर लें बढ़िया से। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। तो जैसे हम आपसे कहें कि भाई रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण हम कह सकते हैं कि अगर रेखा का व्यापक समीकरण की बात करें तो हम एक रैखिक समीकरण जो होता है वो एक रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। अगर ऐसा समीकरण कोई लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बच्चों ये हमारा एक रेखा का समीकरण है। क्या है ये, रेखा का समीकरण। ठीक है, तो इससे हमें अगर इस तरीके से कोई समीकरण दिया जाए, वक्र का समीकरण कोई इस प्रकार से दिया जाए, तो हमें क्या करना है, उसकी एक रेखा बना देनी है। ठीक है, उसकी क्या करनी है, एक रेखा बना देनी है सीधी सीधी। कभी रेखा का समीकरण ऐसा भी हो सकता है कि y बराबर mx प्लस सी इस फॉर्मेट में हो, तो ये भी आप जानते हो, है ना, ये भी जानते हो कि ये भी रेखा का समीकरण है जिसकी ये ढाल m है और इसका y अक्ष पर अंतःखंड c दिया गया है ना। इसका भी समीकरण आपको अगर दिया जाए तो आप इसका भी इस तरीके से देखो यहां पर फिगर बना सकते हो। जैसे ये हमारी ढाल m है ना, और c बाई अक्ष पर काटा गया, तो ये रेखा ऐसी भी जा सकती है। यहां पर ढाल अगर न्यून कोण है तो देखो यहां पर थीटा ये
m बराबर होता है tan थीटा, है ना, क्या होता है m बराबर tan थीटा, और ये बिंदु हो जाएगा c,0, सॉरी क्या हो जाएगा 0,c, है ना। तो ये बाई एक्स पर यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी होती है c, ये बाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड c है और उसकी ढाल कितनी है m है। तो इस रेखा को हम इस प्रकार से ट्रेस कर सकते हैं, या कभी थीटा बराबर अधिक कोण हो तो फिर ऐसा यहां पर इस तरीके से रेखा बना सकते हो, इस तरीके से रेखा बना सकते हो, यूं ऐसे करके। ये थीटा का मान अगर अधिक कोण है तो आपको ऐसे फिगर बनाना है। यहां पर ये बाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड c हो जाएगा यहां पर, है ना। तो इस रेखा का y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में अगर रेखा दी जाए तो हमें इस तरीके से अथवा इस तरीके से रेखा बनानी है, y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में अगर रेखा दी जाए तो, ठीक है। तो यहां पर जैसे प्रश्न आएंगे हम आपको सारी बातें बताएंगे, कतई परेशान नहीं होना है, ठीक है। रेखा के समीकरण की बात बच्चों समझ में आई कि रेखा हम कैसे ट्रेस करेंगे। अच्छा भाई, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में बच्चों बात है वृत्त की बात करें तो बहुत अच्छे से आपको पता है वृत्त का समीकरण कैसे होता है, पहचानना सीखे पहले। वृत्त का समीकरण क्या होता है, देखो यहां पर बता दें कि वृत्त का समीकरण जो होता है ना, वृत्त का समीकरण वो कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये इस वृत्त के केंद्र 0,0 होते हैं और इसकी त्रिज्या होती है a, त्रिज्या a और केंद्र 0,0 इसके होते हैं। केंद्र कितने होते हैं 0,0, मतलब मूल बिंदु पर इसका केंद्र होता है और इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है a। इसका हम अगर फिगर बनाएं तो बच्चों इस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से बिल्कुल एकदम याद कर लो कि भाई अगर हमें ऐसा कोई इक्वेशन दिया जाएगा तो हम ये मानेंगे कि ये वृत्त का समीकरण है। वृत्त के समीकरण की पहचान है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर बराबर होना चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर बराबर होना चाहिए। एक्स इंटू वाई का कोई भी पद ना हो, एक्स वाई का गुणांक शून्य होना चाहिए। यहां पर एक्स वाई है ही नहीं, एक्स इंटू वाई क्या है, नहीं है ना। तो ये वृत्त का समीकरण है। ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसके केंद्र देखो मूल बिंदु पर 0,0 रखना है और इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक ये कितनी है a, तो ये कह सकते हैं a,0 बिंदु हो जाएगा। यहां से यहां तक a है ना, ये त्रिज्या कितनी है a है। तो अगर ये वृत्त का समीकरण दिया जाए तो आपको ऐसे हमें फिगर बना देना है, ठीक है। बहुत ढेर सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये ऐसा वृत्त का समीकरण मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का अगर फिगर ये हमें समीकरण मिलता है तो इस तरीके से हम यहां पर वृत्त का समीकरण बनाएंगे, ठीक है। ऐसा वृत्त का समीकरण हो तो ऐसा चित्र बनाना है। क्लियर बच्चों। ऐसा कहेगा कि भाई इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल बताने के लिए हमें वही समाकलन की अनुप्रयोग से हमें इसको बताना है। अभी बताएंगे, परेशान नहीं होना है। पहले ये उसकी शक्ल समझ लो कि ऐसा हमें वृत्त का समीकरण दिया जाए, अर्थात फलन हमें कुछ ऐसा दिया जाए तो हम इस प्रकार से उसको ट्रेस करेंगे। अच्छी बात है बच्चों। बात करें परवलय की, परवलय की बात करें बच्चों। परवलय के आपने 4 रूप पढ़े होंगे क्लास 11 में। 4 रूप होते हैं परवलय के। कौन कौन से देखो यहां पर बता दें। एक परवलय का रूप होता है, इसका समीकरण होता है y बराबर 4 वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस रूप का होता है। और इसका जो फिगर होता है वो इस प्रकार से बनाते हैं हम। देखो इसका शीर्ष मूल बिंदु पर बनाते हैं और एक्स अक्ष की धन दिशा में इसका मुख खोलते हैं। एक्स अक्ष के सापेक्ष ये सममिति होता है, इस प्रकार से इसको रखते हैं। जितना ऊपर उतना ही नीचे, इस तरीके से। इतना एक्स अक्ष के ऊपर है उतना ही एक्स अक्ष के नीचे है। तो इस तरीके से हम यहां पर इसका वाई स्क्वायर बराबर 4x का फिगर बनाते हैं, ठीक है बच्चों। बात पूरी समझना। ऐसा अगर लिखा हो तो हमें ऐसे फिगर बना देना है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में अगर दूसरे टाइप का पैराबोला इस प्रकार से हो सकता है, वाई स्क्वायर बराबर -4ax ऐसा लिखा हो, तब बच्चों क्या करना है, इसका मुख इधर ना खोल के इधर खोल दें। इस तरीके से यहां पर इसका मुख खोलें, ये इस तरीके से देखो यहां पर इस तरीके से मुख इसका खुलता है, ठीक है। इसका मुख इधर की ओर खोल के आपको लिख देना है। ये हमारा इस तरीके से चित्र होता है। जब पैराबोला का समीकरण ये दिया जाए तो आपको ये चित्र याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर तीसरी कंडीशन समझते हैं। यहां पर तीसरे तरीके से कि अगर यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर में 4a, ये पैराबोला का समीकरण है, ये भी पैराबोला का समीकरण है। तो अगर पैराबोला का समीकरण ये दिया जाए तो हमें यहां पर इस तरीके से चित्र बनाना है। देखो ध्यान दें, ये इसका चित्र ऐसे बनाना होता है, ठीक है। इसकी फिगर की ट्रेसिंग कैसे करनी है, इधर ऊपर की ओर इसका मुख खुलता है,
ठीक है। इसकी नाभियां यहां पर बनाई जाती हैं, यहां पर देखो इसकी नाभियां, हमेशा याद रखो नाभि कहां बनानी है, अंदर की ओर, है ना। नाभि का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो ना, नाभि का मतलब क्या होता है, तो आपको अंदर की ओर बनानी है ना, ठीक है। और इसी प्रकार से चौथी कंडीशन ये है हमारी कि अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर बराबर -4a/, तब आपको इसका मुख नीचे की ओर बनाना है। इस तरीके से देखो इसका मुख बनाना है, नीचे की ओर इसका मुख खुलेगा, नाभि इसकी यहां हो जाएगी, ठीक है। तो ये पैराबोला के फिगर हैं। पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ये दोनों होते हैं जिनके अक्ष एक्स अक्ष की धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में होते हैं, मतलब इसका अक्ष एक्स अक्ष है, इसका भी अक्ष एक्स अक्ष है। और ये दोनों पैराबोला हैं, इनके अक्ष बाई अक्ष पर होते हैं, इसका मुख बाई अक्ष की धन दिशा में खुलता है और इसका ऋण वाले का बाई अक्ष की ऋण दिशा में इसका मुख खुलता है, आपको याद रखना है। और जिधर मुख खुलेगा उधर ही इसकी नाभि को बनाना होता है, ठीक है। इतने ही याद रखिएगा, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। और जहां भी जैसे केसेस आएंगे वहां पर हम आपको और बातें बताते रहेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया वृत्त का समीकरण, ये हो गया पैराबोला, ठीक है। अब बात करें दीर्घवृत्त की, तो दीर्घवृत्त के भी समीकरण आपको याद रखने हैं। दीर्घवृत्त जो होता है ना, दीर्घवृत्त नंबर 3 कहो, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। अच्छा भाई, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, इस प्रकार से हमें दिया जाएगा x² + a² + y² / b² बराबर 1। ये हमारा होता है दीर्घवृत्त का समीकरण। क्या होता है बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। इस दीर्घवृत्त का समीकरण अगर हमें दिया जाए तो इसकी हमें ट्रेसिंग कैसे करनी है, यहां पर ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ये दीर्घवृत्त हमें दिया जाए और उसमें आप यहां और यहां, ये ए है ये बी है, अगर ए का मान बड़ा हो बी से तो हमें ऐसे फिगर इसका बनाना है। देखो ध्यान दें, इस तरीके से बनाना है कि एक्स अक्ष की तरफ इसका ये दीर्घ अक्ष होती है। दीर्घ अक्ष मतलब बड़ी वाली अक्ष जो है वो एक्स अक्ष हो जाएगी अगर ए का मान बड़ा है और बी का मान छोटा है ना। ये ए होता है, यहां से यहां तक ये ए होता है, ये हमारा बी होता है, ठीक है। इतना ही याद रखिए और ज्यादा याद यहां पर रखने की जरूरत नहीं है। इसका फिगर याद रखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण हो तो आपको दीर्घवृत्त का समीकरण इस तरीके से बनाना है। और यदि बाय द वे ऐसा हो कि ए का मान छोटा हो या बी का मान बड़ा हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण देखो कैसे बनाओगे। यदि एज लेस देन बी हो तो फिर दीर्घवृत्त का समीकरण, आपको दीर्घवृत्त का चित्र कैसे बनाना है, तो आप याद रखिए इसका ये ऊर्ध्वाधर बनाना है, बाई अक्ष पर इसका दीर्घाक्ष बनाना है। ये बाई अक्ष है ना, ये बड़ा बना देना है, यहां पर इसको बड़ा बनाना है, इधर ये छोटा बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो आप देख पा रहे हो यहां पर बी बड़ा है, ए छोटा है, ठीक है। अगर हमें ए का मान छोटा बी का मान बड़ा दिया जाए तो आपको ये ऊपर की ओर उठा हुआ मतलब खड़ा बनाना है, ऐसे समझो, है ना। और ये हमारा जब ए का मान बड़ा हो बी का मान छोटा हो तो ये क्षैतिज बनाना है, ये ऊर्ध्वाधर बनाना है, ये क्षैतिज बनाना है, ठीक है बच्चों, बात आई समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इन आकृतियों के हमें अब क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, तो कैसे करोगे, ये सारी बातें यहां पर हमें सीखनी है, ठीक है। और भी कुछ आकृतियां होंगी, जैसे हमें कभी ऐसा हो सकता है कि साइन का ग्राफ कैसे बच्चों खींचते हो, है ना। साइन का जो ग्राफ खींचते हो तो कैसे खींचते हो, हम इस प्रकार से खींचते हैं। देखो एक्स अक्ष ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया बाई अक्ष, ठीक है। जब साइन का ग्राफ खींचते हैं तो यहां से मूल बिंदु से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से चलते हैं ऐसे, है ना। ये ऐसे चलते चलते हम आगे चले जाते हैं, तो ये हमारा साइन का ग्राफ होता है इस तरीके से, ठीक है। जितना ऊपर जाएगा बिल्कुल ठीक उतना ही आपको नीचे इस तरीके से जाता है ना, जो ऐसे चलता चला जाता है। तो कितनी जगह का चाहिए हमें क्षेत्रफल, ये साइन में हो सकता है कहे कि 0 से पाई बताइए, तो इतनी जगह का क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाएगा। या 0 से 2 पाई कहे तो यहां से यहां तक टोटल का निकालना होगा, है ना, जैसा प्रश्न में कहेगा। साइन का हो सकता है, कॉस का हो सकता है। कॉस का कैसे बनाते हो, कॉस का ग्राफ कैसे बनाते हो, देखो कॉस का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से बनाते हो। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से ऐसे, ठीक, इस तरीके से ये कॉस का ग्राफ होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको याद रखिएगा, यहां से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से बनाते हैं। अब जितने का हमें जितने क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया जाए, हो सकता है कहे कि 0 से ये हमारा हो जाएगा यहां पर पाई, है ना, 0 से पाई, फिर ये पाई/2,
3 पाई बटे 2, यहां से 2 पाई और इस तरीके से आगे चलता हुआ, है ना। तो यहां से जितनी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाएगा वो हम निकालेंगे। तो कॉस ग्राफ ऐसा बनाना है, साइन ग्राफ ऐसा बनाना है, वृत्त का समीकरण दिया जाए तो आपको ऐसे ग्राफ बनाना है ना। परवलय के समीकरण दिए जाए तो आपको ऐसे ग्राफ बनाना है, दीर्घवृत्त का समीकरण दिया जाए तो आपको ऐसा अथवा ऐसा बनाना है। तो इनको सबको याद रखिए, इन्हीं पर सारे प्रश्न होंगे। कुछ और आकृतियां हो सकती हैं, वो आपको हम जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि भाई हम चित्र कैसे बनाएंगे, है ना, और वो फॉर्मूले तो हमने बता दिए कि भाई अगर एक्स अक्ष के ऊपर ग्राफ जा रहा है तो कैसे हमें उसका एरिया फाइंड करना है, वाई अक्ष के नीचे जा रहा है तो कैसे करना है, या फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष के ऊपर कुछ भाग जा रहा है, कुछ एक्स अक्ष के नीचे जा रहा है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करना है। ये सारी बातें हमने आपको बता दी बच्चों। ये अगर सब कुछ बातें आपने सीख ली तो फिर अब सारे सवाल बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ सवाल लेंगे, बहुत मजे तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करें। तो बच्चों क्या आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, क्या बात है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अब आगे के कुछ क्वेश्चनों को। तो यहाँ बच्चों देखो एक उदाहरण दिया है, बिल्कुल एकदम छोटा सा है। कहता है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। निश्चित समाकलन की सहायता से हमें करना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। हो जाएगा भाई, कैसे देखो करना है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि भाई जब वृत्त का समीकरण दिया जाता है तो ये जो वृत्त का समीकरण होता है ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0,0 पर है और उसकी त्रिज्या a है। अभी यही बिल्कुल हमने आपको यही बात बताई थी कि वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र 0,0 है और इसकी त्रिज्या a है तो वो वृत्त कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से देखो ध्यान दें, है ना। केंद्र बनाना है कहां पर? मूल बिंदु पर, और उसकी त्रिज्या कितनी लेनी है? a। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। यहां पर बच्चों ये हमने देखो एक वृत्त का समीकरण बना लिया, ठीक है, सॉरी वृत्त का चित्र बना लिया जिसका केंद्र हमने कहां पर रखा है? मूल बिंदु पर रखा है, और ये इसकी त्रिज्या भी हम चलो a लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया वृत्त का समीकरण दिया गया था और उसकी मदद से हमने एक वृत्त को बना लिया यहां पर, ठीक है। हालांकि बच्चों ग्राफ आप नहीं बनाते, हम सीधा ऐसे ही बनाएंगे, है ना। आपको अगर अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा बनाना है तो आप प्रकार का यूज करते हुए इसको बना दें। और यहां से इसका केंद्र देखो 0,0 है और इसकी त्रिज्या कितनी है? a। तो यहां से यहां तक ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, तो इसको हम a,0 लिखेंगे। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब अभी हमने आपको कुछ सूत्र बताए, ध्यान दें। हमने एक बात बताई थी कि हम कभी भी किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसमें हमें लिमिट दी जाती है, उसमें हमें एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्र है अथवा वाई अक्ष से घिरा क्षेत्र है ये भी देखना होता है, और वक्र के द्वारा घेरा हो। तो यहां पर बच्चों ध्यान से देखो तो ये 0 से a तक घेरा है, 0 से a तक एक्स अक्ष पर घेरा है और इस वक्र के द्वारा घेरा है, ठीक है। और ये घेरा क्षेत्र है इतना, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, इतना। हम इतने क्षेत्र का ही क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते, इतने का कर सकते हैं। 0 से a तक का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं जो कि x अक्ष से घिरा है, इस वक्र से घिरा है और a से a तक घिरा है। 0 से a तक घिरा है, x अक्ष से घिरा है और इस वक्र के द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है। अगर हम ये ज्ञात कर लें, इसमें 4 का गुणा कर दें, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, उतना है ये और उतना ही ये है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें, टोटल का एरिया आ जाएगा। जब भी कभी आप एरिया निकालोगे तो या तो वो वक्र एक्स अक्ष से घिरा होना चाहिए या फिर वो वाई अक्ष से घिरा होना चाहिए। तो ये देखो, अगर आप वाई अक्ष से चाहो तो वाई अक्ष से भी ये घिरा है, देख सकते हो, ये वाई अक्ष से भी घिरा है, ये एक्स अक्ष से भी घिरा है। यदि आप वाई अक्ष वाला फॉर्मूला लगाना चाहो वो भी बिल्कुल काम करेगा, वो भी बिल्कुल आंसर सटीक देगा, और एक्स अक्ष वाला लगाना चाहो तो भी आंसर सही देगा। तो यदि हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालना चाह रहे हैं तो लिमिट 0 से a लेनी होगी। ध्यान से समझना बच्चों, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मान लो, है ना। हमें क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुत अच्छी बात है। तो यहां से एक काम करते हैं कि पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम इस भाग का केवल निकाल पा रहे हैं, हम यहां से 4 का मल्टीप्लाई कर दें।
4 का गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि हम चारों भागों का क्षेत्रफल एक साथ करना चाह रहे। 1 का निकाल दिया, 4 का गुणा कर दे, चारों भागों का क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें हम एक भाग का जो क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं उसमें देखो लिमिट है 0 से a, कितनी है 0 से a। एक्स अक्ष पर कहां से कहां तक घेरा है, 0 से a तक घेर रहा है ना। 0 से a इसकी लिमिट हो गई और आपको यहां पर लिखना होता है बाई dx। यही तो बताया था, जब एक्स अक्ष पर घेरा हो तो बाई dx लिखना है, और यदि बाई अक्ष पर घेरा निकालना होता तो हमें बाई dx लिखना, सॉरी, तो हमें x dy लिखना होता है ना। तो हम x dy लिख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल वही निकलेगा। अच्छा भाई आगे बढ़ाओ, 4 इंटीग्रेशन 0 टू a। बच्चों यहां से बाई की वैल्यू कितनी कहां से निकालोगे, यहां से बाई की वैल्यू यहां से निकालो और यहां रख दो। तो बाई की वैल्यू यहां से देखो कितनी हो जाएगी, बाई स्क्वायर बराबर तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जबकि यहां से जब बाई का मान निकालोगे तो उस पर अंडर रूट का निशान लगाना होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से बाई की वैल्यू हम रख देते हैं, ये बाई की वैल्यू है, इसको रखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इनटू में dx लिखेंगे। अब बच्चों यहां से निपट गए, समझो ये टोटल का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। इसको हल करो, इसका आंसर समझो हमें मिल गया। क्या करना है देखो 4, अब समाकलन कैसे करोगे यहां बच्चों, समाकलन जैसा कि हमने बताया कि आपने निश्चित समाकलन में जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं या समाकलन के जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनको सबको यहां पर यूज करना पड़ेगा, है ना। ये ध्यान करो, ये हमने आपको जब निश्चित समाकलन या फिर समाकलन में भी, है ना, जब अनिश्चित समाकलन पढ़ाया था तो आपको ये एक फॉर्मूला बताया था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका समाकलन हम कैसे करते हैं, इसका समाकलन क्या होता है, ये होता है x बटे में 2 इंटू में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद प्लस a स्क्वायर बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स x बटे a। याद करो बच्चों, ये बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। तो यही चीज यहां पर देखो लिखी हुई है, आपको ये लिख देना है इसका आंसर। इसका समाकलन कितना लिखना है देखो, इसका समाकलन लिखना है x बटे में 2 इंटू में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स x बटे में a लिखना है, और लिमिट हमें 0 टू a लिख देनी है। कितनी लिमिट है इसकी, 0 टू a। अब बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। चलिए अगर सही चल रहा है तो थोड़ा और आगे बढ़ा लिया जाए। देखो अब यहां से आप इसकी लिमिट रख दें भाई, 4 तो ठीक है, x के जगह पहले क्या लिखना है a, फिर माइनस करके x के जगह पर क्या लिखना है 0। यही तो करते हैं, पहले हमें यहां पर a लिखना है, बटे में 2 हो जाएगा, x का मान पहले a लिख दें बटे में 2 इंटू अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का मान a लिख दें, तो ये भी देखो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आगे देखो a स्क्वायर बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स x का मान कितना लिखोगे a बटे में a। अब बच्चों यहां से ऊपर वाली लिमिट हमारी हो गई खत्म, माइनस का निशान लगाओ और अब नीचे वाली लिमिट रखो। तो जैसे ही हम x का मान 0 लिखेंगे पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा 0। प्लस का निशान लगाओ, यहां भी x का मान जैसे ही हम 0 लिखेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, इसका मतलब ये भी बच्चों प्लस का निशान लगा के पूरा 0 लिख दो, है ना, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं ये पूरा पद खत्म। बस यही समझो इसका आंसर है। आपको लिखना है 4 इंटू यहां a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओ तो ये भी बच्चों 0 हो रहा है। अब आगे यहां क्या बच रहा है, a स्क्वायर बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स a बटे 1 मतलब साइन इनवर्स 1। ठीक है, और 4 इंटू में a स्क्वायर बटे में 2 लिखना है, साइन इनवर्स 1 का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, तो बस देखो 2 से 2 का गुणा करोगे 4, 4 से 4 यहां डिवाइड करके खत्म कर सकते हो, तो आंसर आएगा कितना, पाई इंटू ए स्क्वायर। यही बच्चों इसका आंसर है। आगे लिखना है वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर है नहीं, वर्ग इकाई लिख दो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। क्या मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, वीडियो लेकिन लाइक करना है आपको जल्दी से जल्दी। यहां पर देखो एक दूसरा और प्रश्न लेते हैं कि अगर यहां पर इसके जगह पर थोड़ी देर के लिए दीर्घवृत्त ले लेते हैं। दीर्घवृत्त का हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे, दीर्घवृत्त का हम यहां पर एरिया फाइंड करने के लिए यहां पर एक इक्वेशन ये पलट देते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण लेना है।
चलिए लिख देते हैं, वृत्त के जगह पर यहां लिख दें दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त क्या होता है? दीर्घ वृत्त होता है एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करके बताएंगे। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे बताओगे बच्चों? दीर्घवृत्त का भी हमने अभी आपको बताया कि भाई दीर्घवृत्त का जब हम ट्रेसिंग दीर्घवृत्त की करते हैं तो कैसे करते हैं। यहां पर ये ए और ये बी दिया गया है, यहां पर इसकी अगर ट्रेसिंग करना चाहो तो इस प्रकार देखो, एक्स अक्ष ये हो गया, वाई अक्ष ये हो गया, हम यहां पर दीर्घवृत्त ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा देखो दीर्घवृत्त है, अंडाकार शेप में होता है ना दीर्घवृत्त। तो ये अंडाकार शेप हमने बना दी इस दीर्घवृत्त की, ये इसका केंद्र कहलाएगा। यहां पर इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये इसका केंद्र होता है। यहां से यहां तक ये क्या होता है? देखो ये ए कहलाता है, ये ए कहलाता है, ये टोटल यहां से यहां तक पूरा कितना होता है? 2a। और इसी प्रकार ये ऊपर b है, नीचे b है, तो b और b मिला के ये पूरा होता है 2b। इतना ही जानो, ज्यादा की नहीं। ठीक है, तो ये हमारा यहां से यहां तक a, तो इसको हम क्या कहेंगे? a,0 कहेंगे। बात आई समझ में? अब बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने जो वृत्त के लिए लगाया ना, वही कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या करना है? हम इतने भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, केवल इतने का, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, है ना। हमने जैसा कि बताया कि हमें केवल और केवल उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना आता है जो अक्षों से घिरा हो, तो या तो एक्स अक्ष से घिरा हो या वाई अक्ष से घिरा हो, केवल उतना ही का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, ये एक्स अक्ष से घिरा कि नहीं घिरा है? ये एक्स अक्ष से घिरा है, या फिर कॉन्सेप्ट वाई अक्ष वाला भी लगा सकते हो, वाई अक्ष से भी घिरा है। हम फिलहाल एक्स अक्ष की बात कर रहे थे, तो एक्स अक्ष से घिरा है, कहां से कहां तक? 0 से a तक घिरा है ना, 0 से a तक घिरा है। और एक्स अक्ष से जब घेरा होता है तो क्या लिखना है? बाई dx लिखना है। बाई dx और बाई की वैल्यू यहां से निकालोगे, रख दोगे, और 4 का गुणा जरूर कर दे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना, इतना चौथाई भाग है, 4 का गुणा करोगे तो टोटल का क्षेत्रफल निकल आएगा। हमसे कहा है पूरे का टोटल का क्षेत्रफल बताओ, है ना, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो यहां पर हमें इसके आंसर में कुछ ऐसा ही करना है कि भाई पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दो, और 0 से a तक इसकी लिमिट है, 0 से a तक इसकी लिमिट रख दें, और यहां से y dx लिख लें। इतनी बात ठीक चल रही हो चू? तो 0 से a और y की वैल्यू यहां से निकालो और यहां रखो। y की वैल्यू यहां से कैसे, देखो ध्यान दें कैसे निकालोगे। पहला काम तो ये कि y की वैल्यू आपको निकालनी यहां से है, तो y स्क्वायर बटे में b बराबर b स्क्वायर बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर यहां लिख लो। तो चलो बच्चों इसको पहले रब कर लेते हैं, पहले y स्क्वायर की y का मान यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले यहां पर y का मान ही निकाल लेते हैं। देखो ये है y स्क्वायर बटे में b स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ठीक है ना, बाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में, ये देखो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो आपको यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना है। बाई स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये बी स्क्वायर को यहां से हटाओ, ऊपर पहुंच जाएगा, तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा काम है। अब इसका यहाँ बाई स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर खत्म करो तो अंडर रूट का निशान हो जाएगा। तो जब इसका अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा? बी बटे में ए, बी स्क्वायर का वर्गमूल b और ए स्क्वायर का वर्गमूल a कर दो, और यहां पर अंडर रूट का निशान लगा दो भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। करेक्ट है बच्चों, ये बाई की वैल्यू हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब आगे आपको क्या करना है? अब इसका क्षेत्रफल में 4 का मल्टीप्लाई करके पूरे का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन करना है 0 टू a बाई dx लिख लें, और बाई की ये वाली वैल्यू यहां पर रख देते हैं। 4 क्या करना है? समाकलन 0 टू a, बाई की वैल्यू कितनी है? b बटे में a इंटू अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। करेक्ट है बच्चों? अब सीधी बात है यही कि b बटे a को केवल बाहर निकालना है, और बाकी तो वही काम करना है जो उसके लिए किया था बच्चों। ध्यान से समझ ले सकते हो आप बिल्कुल आराम से। b बटे a को तो हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि अचर संख्या का तो समाकलन करते नहीं है। b बटे a बाहर हो गया, 0 से a इसकी लिमिट है, और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख दें, और बस समझो काम खत्म। अब बच्चों यहां पर अब हमें आगे करने की क्या जरूरत है? क्या इसी का तो अभी हमने समाकलन किया था ना,
इसी का तो किया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन किया था और वही लिमिट 0 टू ए जो उसमें थी। बिल्कुल सेम काम करना है, बी बटे ए 4 बी बटे ए से गुणा और करना है। बाकी आपका यहां आंसर जो आएगा वो टोटल दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। आंसर में लिखना है वर्ग इकाई, इसको आपको करना है बच्चों। आगे आपके लिए यहां पर हम छोड़ देते हैं क्योंकि सिमिलर है, जो हमने वृत्त के लिए किया था वही बिल्कुल यहां आगे आपको करना है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लो। आगे और कुछ आगे नए प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहां पर एक और प्रश्न देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न बच्चों देखो, लिखता है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। यहां पर जो वक्र का समीकरण दिया गया है पहले उसको पहचानो ध्यान से। ये y स्क्वायर बराबर 9x दिया गया है जो कि आपका पैराबोला है, परवलय का समीकरण है और इसका अक्ष x अक्ष के सापेक्ष ये सममिति होता है। तो यहां पर इसका फिगर इस प्रकार देखो बनाना है। जैसा कि पहले भी बच्चों बताया कि हमें अनुरेखण तो अच्छे से आना चाहिए। यहां पर जो हमें वक्र का समीकरण दिया जाए उस वक्र के समीकरण को पहचानो और उसका हमें चित्र बनाना आना चाहिए, है ना, कि किस प्रकार से इसका फिगर बनता है। यहां पर देखो ये x अक्ष हो गया, यहां पर ये हो गया y अक्ष और इसका जो y स्क्वायर बराबर 4ax के रूप का है, इसलिए इसका जो अक्ष बनाना है वो x अक्ष बनाना है। इस प्रकार से देखो इसका मुख खुलेगा ऐसे, है ना, ऐसे बनाना है। तो अब हमसे ये कहता है कि इसका हमें कौन से कहां से कहां तक देखो हमें इसका एरिया ज्ञात करना है। x बराबर 2, x बराबर 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। मतलब x बराबर 2 कह सकते हो, देखो 1 2 ये रेखा हो गई x बराबर 2 की, इसको क्या कहोगे x बराबर 2 और x बराबर 4 का मतलब ये 3 और ये 4, यहां पर हम कहेंगे x बराबर 4। देखो ये हो गया x बराबर 4, कहता है x अक्ष से x अक्ष ये हो गया, केवल इतना ही का निकालना है। अगर ये ना कहता, वो कहता है x बराबर 2 x बराबर 4, तो यहां से यहां तक हम टोटल कह सकते थे, लेकिन उसने कहा है x अक्ष से घेरा हो, जो देखो प्रथम चतुर्थांश में जितना पड़ रहा हो। ये देखो x अक्ष हो गया और प्रथम चतुर्थांश में इतना ही तो पड़ रहा है। वैसे अगर वो ये ना कहता तो हम नीचे तक बना लेते, है ना, यहां तक ये x बराबर 2 x बराबर 4 की लाइन ये नीचे तक ले आते, तो यहां से यहां तक टोटल क्षेत्र हम निकाल सकते थे। ये टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकाल सकते थे, लेकिन हमसे नहीं कहा। उसने कहा प्रथम चतुर्थांश में जितना हिस्सा पड़ रहा है इन सीमाओं के अंतर्गत, जो x अक्ष से और इन सीमाओं के अंतर्गत और इस वक्र के द्वारा जो प्रथम चतुर्थांश में जितना हिस्सा पड़ रहा है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो जिसको हमने छायांकित किया है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, सीधी सीधी बात है। तो अब क्या करना है बच्चों, यहां पर अब इसका सीधा ही सीधा आंसर भी आ जाएगा। देखो कैसे, यहां पर इसका अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, इसको हमने a मान लिया है, लिमिट रखना है 2 से 4 और यहां पर चूंकि x अक्ष से घेरा इसलिए हमें y dx तो लिखना ही लिखना है। y का मान यहां से वक्र से निकालो तो y का मान हो जाएगा कितना, देखो 9 का वर्गमूल 3 और x का अंडर रूट x लिख दें तो y बराबर कितना लिखना है 3 अंडर रूट x। तो इसका देखो एरिया हमें मिल जाएगा 2 से 4, y का मान लिखेंगे 3 अंडर रूट x इंटू में dx लिख दो, समझो आंसर, है ना। सिंपल सा काम है, आपको बस फिगर आना चाहिए कि कैसे से कैसे हमारा ये इसका फिगर है, हम कौन से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। देखो 3 अचर राशि है, समाकलन से बाहर कर सकते हो और ये 2 से 4 लिमिट है, x की पावर 1/2 कह सकते हैं, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। अब इसका समाकलन करेंगे, बिल्कुल आसान है, देखो 3/2 बटे में 3/2 लिखना है, ठीक है कि नहीं। यहां पर समाकलन करते तो क्या करते, 1 जोड़ते हैं, तो जब 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2 होगा, जो घात होती है उसी का भाग करते हैं। 2 से 4 इसका लिमिट है, ठीक है। ये 3/2 लिखा है, इसको हम अगर बाहर निकालें 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3/3, यहां 3 से 3 कैंसिल, देखो 3 से 3 सीधा कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब इसके बाद जो बच रहा है उसमें हम x का मान पहले 4 रखें, 4 की पावर 3/2 माइनस फिर x का मान 2 लिखें, 2 की पावर 3/2, इसको हल करो और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, देखो 2 हमारे पास ये ज्यों का त्यों है। यहां पर 4 की पावर 3/2 का क्या मतलब है, 4 की पावर 3/2 मतलब 4 चौको 16 चौको 64 का वर्गमूल लेना है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, ठीक है। माइनस का निशान लगाओ,
2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं, है ना। 2 का क्यूब 8, 8 की पावर है 1/2, 8 की पावर 1/2 का मतलब 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यही आंसर है। चाहो तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके यहां पर 8 दूनी 16 माइनस में 4 अंडर रूट 2 ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर 4 कॉमन लेके लिख सकते हो, वो आपका काम है, जैसा करना चाहो कर सकते हो, वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर है बच्चों। क्लियर, बात समझ में आई, किसी को कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल आसान आसान सारी बातें हैं, बस केवल समझना है कि ये आपका जो वक्र का समीकरण दिया गया है उस वक्र के समीकरण से ग्राफ कैसे बनाना है ये समझना है बस। ठीक है, और ग्राफ पर भी नहीं बनाना है, कोई ग्राफ पर नहीं बनाना है, ये तो आपको अपनी कॉपी पर बनाना है, ग्राफ पेपर नहीं मांगना है, नहीं तो एग्जामिनर से कहो भी ग्राफ पेपर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहां पर अब एक प्रश्न ऐसा लेते हैं जिसमें दो यहां पर वक्र के समीकरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, यहां पर एक और प्रश्न ऐसा ले लेते हैं जिसमें 2 वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर दोनों के द्वारा इंटरसेक्ट किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। यहां पर हम परवलय 2 ले लेते हैं। देखो यहां पर एक प्रश्न ले लेते हैं कि परवलय यहां पर दिया गया है, परवलयों 2 लिख दें, है ना, परवलयों, एक परवलय लिख दें y बराबर एक्स स्क्वायर और एक परवलय लिख दें एक्स स्क्वायर बराबर, या इसको ऐसे लिख दें y स्क्वायर बराबर, है ना, क्या लिख दें y स्क्वायर बराबर x से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, ये हमें करना है। ध्यान से समझो कैसे करोगे। पहले तो आपको ये पहचानना है कि भाई ये लिखा है ना, ये परवलय है, बिल्कुल सही बात है। कैसे जाना भाई, इसको उल्टा करके लिख दिया उसने, घुमा के लिख दिया। अगर इसको ऐसा लिखता वो तो तुम पहचान लेते बड़े आराम से, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के फॉर्मेट में है ये, है ना। इसका अक्ष कहां होगा, बाई अक्ष पर होगा, धनात्मक दिशा में, ऊपर की ओर इसका मुख खुलेगा। और इस परवलय को कहेंगे पहले प्रकार का है जिसका मुख एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलता है। ठीक है, तो दोनों को यहां पर इस प्रकार से देखो हम बना सकते हैं। यहां पर इनको कैसे कैसे बनाएंगे, ये एक्स अक्ष हो गया, ये आपका बाई अक्ष हो गया। पहला ये परवलय है, इसका मुख खुलेगा बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर, यूं इस तरीके से। ठीक है, और ये परवलय है, इसका मुख एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा, है ना, इसका किधर की ओर खुलेगा, इस तरीके से देखो, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा ये। ठीक है, ऐसे हमें देखो इनका दोनों का फिगर बनाना है। ठीक है, अब तुमसे ये कहता है कि दोनों के द्वारा जो भाग कटा है ना उसका क्षेत्रफल बताओ, दोनों के द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब दोनों के द्वारा घेरा क्षेत्र तो ये है बच्चों, है ना, ये इतना क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्लियर, बात समझ में आई, इतने क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब बात ध्यान से समझो, ये पहला वाला है ना, ये तो ये वाला है, इसको कहेंगे बाई स्क्वायर बराबर में एक्स, और ये ऊपर वाला ये कौन सा है, ये वाला है बाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसको कहेंगे बाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों के द्वारा आप देख पा रहे हो ये यहां पर इंटरसेक्ट करना है। देखो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकालो, इनको दोनों को हल करो। मतलब एक तो लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर बाई, और तथा दूसरा हमारा ये लिखा है बाई स्क्वायर बराबर एक्स, दोनों को हल करो। यहां पर एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। चलो इसको सीधे फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देते हैं। ये है बाई बराबर एक्स स्क्वायर, और यहां पर है बाई बराबर एक्स, बाई स्क्वायर बराबर एक्स। अब इन दोनों को हल करके एक्स और बाई के मान निकालो। तो यहां से देखो बाई का मान एक्स स्क्वायर समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में बाई बराबर एक्स स्क्वायर रखने पर, ठीक है, रख देते हैं भाई। यहां पर बाई की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर लिखा है बराबर में इधर एक्स लिखे हैं, तो घातें कितनी हो जाएंगी 4, माइनस का इधर करो एक्स और बराबर में 0, एक्स कॉमन ले सकते हो, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो एक्स का मान 1 और यहां से एक्स का मान 0। पहले x बराबर 0 मिल रहा है, फिर एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, तो x का 1 का घनमूल तो 1 ही होता है ना, तो x का मान 1 मिलेगा, x का मान 0 मिलेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये x बराबर 0 जब यहां लिखोगे, यहां ऐसा कह सकते हो कि भाई जब x का मान 0 है तो y का मान तो निश्चित रूप से 0 है।
और जब x का मान यहाँ पर 1 लिखोगे तो y का मान देखो 1 मिल जाएगा। यहाँ पर x का मान 1 लिख दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो y का मान भी तो 1 ही मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो वक्र दोनों हैं एक दूसरे को एक तो मूल बिंदु पर काट रहे हैं, देखो ना, है ना, काट रहे हैं 0,0 पर, और दूसरा 1,1 पर काट रहे हैं। तो यहां से यहां तक ये 1 है और यहां से यहां तक 1 है ना, कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो ये पॉइंट आपका कितना हो गया, 1,1 हो गया, ये वाला पॉइंट। यहां से इसको क्या कह सकते हो, 1,0 कह सकते हो। यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है, इसलिए तो 1,1 है। तो यहां इस पॉइंट को क्या कह सकते हो, 1,0 कह सकते हो। तो बच्चों अब क्या करना है, इस भाग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है, ध्यान से समझना है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना है, इस वक्र के द्वारा, इस एक्स अक्ष के द्वारा और इस कोटि के द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये निकालो, और इस वक्र के द्वारा और एक्स अक्ष के द्वारा और इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये वाला आपको घटा देना है, इतना क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देना है। तो समझो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहां हम लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहां पर, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, मतलब जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो क्या है, मान लेते हैं a है ना। तो इंटीग्रेशन करना है, देखो 0 से 1 तक क्या करना है, 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करना है, और इस वक्र के द्वारा, कौन से वक्र के द्वारा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, काय के द्वारा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स के द्वारा, मतलब ये कह सकते हैं ये कौन सा वक्र है, देखो दूसरे नंबर वाला वक्र है ना, ये वाला वक्र, इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल पहले निकालो। तो यहां पर आपको क्या लिखनी है, यहां पर इसको y1, इसको y1, इसको y2 ऐसे लिख दें, है ना। तो यहां लिख दें y2 इंटू डी एक्स, और इसमें से घटाना कितना है, देखो 1, 0 से 1 लिखो, और यहां पर y1 इंटू डी एक्स को घटा दो। इसको हमने y1 लिख दिया, इसको हमने y2 लिख लिया, करेक्ट है। तो अब यहां से देखो वैल्यू इसकी रख देते हैं, 0 से 1 करो, y2 का मतलब क्या बताया हमने, ये वाला जो वक्र है ये y2 हमने इसका नाम दिया है। तो यहां से y2 का मान, मतलब y का मान निकालना है, y2 इसलिए दे दिया क्योंकि दूसरा नंबर का ये वक्र है ना, दूसरे नंबर का ये वक्र है, ये दूसरे का है, ये पहले का है। तो भाई दूसरे वाले में y की वैल्यू कितनी निकलेगी, √x, कितनी निकल के आएगी, √x निकल के आएगी, इंटू dx लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1। अब यहाँ पहले वाले वक्र से y का मान निकालो, ये y1 है, समझो यहां पर क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, इंटू में dx, करेक्ट है भाई। अब तो बात सिंपल है, यहां पर इसका समाकलन कर दो, कितना होगा, x पावर 3/2 बटे में 3/2 होगा, लिमिट रखनी है 0 to 1, माइनस इसमें समाकलन x³ होगा, यहां पर इसकी लिमिट 0 to 1 लिखनी है, करेक्ट है बात। अब देखो भाई ये तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/3 मिलेगा, और फिर 1 की पावर 3/2 माइनस 0 ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से समझो। ये तो 2 ऊपर पहुंच गया, 2/3, x का मान पहले 1 लिख दो, 1 की पावर 3/2 माइनस फिर x का मान 0 लिखो, 0 लिखते 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 बाहर निकालो, x का मान 1 लिखो, 1 का क्यूब माइनस x का मान 0 लिखो, करेक्ट है बच्चों, सिंपल सी बात है। अब इसका आंसर हमें यहां से देखो मिलेगा 2/3, क्या मिलेगा, 2/3, 1 का पावर 3/2, ये तो 1 ही आएगा, तो 1 का इसमें गुणा करो भाई, 2/3 मिलेगा, माइनस में 1/3 ये मिलेगा, माइनस 1/3। तो आप 2/3 में से जब 1/3 घटाओगे तो 1/3 मिलेगा, आगे लिखोगे वर्ग इकाई, करेक्ट है बच्चों। इतनी बात समझ में आई तो मेरे ख्याल से अब सारे प्रश्न आ जाएंगे, बिल्कुल आसान से सारे प्रश्न है, कतई किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। एक प्रश्न एलिप्स का और देखते हैं, देखो एलिप्स का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब बच्चों यहां पर देखो दीर्घवृत्त से संबंधित प्रश्न है, लिखता है ये दीर्घवृत्त है और एक ये रेखा है, दीर्घवृत्त और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया गया है, सिंपल सा काम है। देखो यहां पर दीर्घवृत्त जो दिया गया है उसमें आप देख पा रहे हो a की वैल्यू बड़ी है, b की वैल्यू छोटी है, मतलब ये हमारा क्षैतिज दीर्घवृत्त है ना। एक्स अक्ष पर, यहां पर जो एक्स अक्ष है वो दीर्घाक्ष हो जाएगा इसमें, है ना, ये दीर्घाक्ष जो होगा वो क्या होगा, एक्स अक्ष पर। तो अगर हम ये आपसे कहें कि x² + y² + b² बराबर 1, यही तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है। इससे हमें तुलना करके a और b के मान पहले ज्ञात कर लें,
तुलना करके हम ए स्क्वायर का मान 9 देख रहे हैं, 9 मिल जाएगा, तो ए का मान तो 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बी स्क्वायर का मान यहां से देखो 4, बी स्क्वायर का मान 4 रख दें तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ए बड़ा है, बी छोटा है, यहां पर चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार से देखो बना सकते हैं। दीर्घवृत्त की केवल बात कर रहे हैं, अभी रेखा की बात नहीं, ठीक है। दीर्घवृत्त यहां पर बनाए इस प्रकार से बना सकते हैं कि भाई ये 1 2 3 इकाई, 1 2 3 इकाई, यहां पर तो हमें देखो दीर्घाक्ष बना देनी है, ठीक है। यहां पर ये हमारी दीर्घाक्ष कुछ इस प्रकार से देखो बना देनी है, ये इस प्रकार से हमारा ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। ये हमारा हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है। ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया, ऐसे बना लें। यहां पर 1 2, यहां ऊपर है 2 इकाई, इधर है 3 इकाई, तो ये हमारा निश्चित रूप से ये लंबाई में हो जाएगा, है ना। 3 इकाई का है, इधर से 2 इकाई का है, तो ये हमारा इस तरीके से दीर्घवृत्त हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक इसको देखो, ये मूल बिंदु हो गया, यहां से यहां तक ये 3 इकाई दूरी है, इसलिए इसको हम 3,0 कहेंगे। यहां से यहां तक ये 2 इकाई है, इसलिए इसको 0,2 कहेंगे, ठीक है। अब एक रेखा को देखो ध्यान से, x/3 + y/2 बराबर 1 की एक रेखा है। तो इस रेखा में आप देख सकते हो कि x अक्ष पर 3 इकाई और y अक्ष पर 2 इकाई का अंतःखंड ये रेखा काट रही है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है ना। तो x अक्ष पर 3 इकाई मतलब 1 2 3, तो यहां से, और y अक्ष पर 1 2 2 इकाई, ये हो गई 1 और 1 2। तो ऐसे कह सकते हो कि जो रेखा जो आपको यहां पर रेखा बनानी है तो ऐसे बनानी है, देखो इस तरीके से रेखा बनानी है, ठीक है। ये हमारा बिंदु 3 क्या है, 3,0 है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी एक रेखा है, इस रेखा के द्वारा और इस वक्र के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है वो इतना है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये हमने जिसको छायांकित कर दिया है, ये रेखा का समीकरण हो गया x/3 + y/2 बराबर 1, है ना। और ये हमारा ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, ये वाला, ठीक, ये वाला, करेक्ट बच्चों। इतनी बात समझ में आई। तो अब इस दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल में जो, और ये रेखा के क्षेत्रफल का जो कॉमन क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है कि लघु क्षेत्र का, देखो कहता ना से घेरे लघु क्षेत्र का, लघु माने छोटा वाला क्षेत्र जो घेरा है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। ये वाला जो छोटा क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल बताइए। वैसे तो ये कह सकते हैं कि जिस वक्र के द्वारा, मतलब ये दीर्घवृत्त के द्वारा, इस रेखा के द्वारा इतना क्षेत्र भी तो घेरा है, लेकिन ये लघु नहीं है, ये दीर्घ क्षेत्र है। लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, तो छोटा वाला क्षेत्र ये है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। सिंपल सा काम, बिल्कुल आसान काम है। कैसे करना है, यहां देखो, पहले हम इस वक्र को थोड़ी देर के लिए हटा लें। पहले क्या करें, हम इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें। मतलब ये आपका जो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त का जो चौथाई भाग है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो। दीर्घवृत्त का जो चौथाई भाग है उसका क्षेत्रफल पूरे का निकालो। कैसे निकालोगे, 0 से 3 तक इसको इंटीग्रेट करो, है ना, बाई dx लिखो, ये टोटल का क्षेत्रफल निकाला के आया है। और इसमें से इस रेखा के द्वारा जो त्रिभुजाकार आकृति बन रही है ना, इस रेखा के द्वारा उस x अक्ष पर रेखा के द्वारा और ये x अक्ष के द्वारा और कोटि 0 से 3 के द्वारा घेरा क्षेत्र है, ये त्रिभुजाकार आकृति, इसको घटा दो इसमें से, तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहां पर लिख देते हैं, देखो अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या लिखे यहां पर, अभीष्ट क्षेत्रफल, मतलब जो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऐसे हो जाएगा कि भाई 0 से 3 तक इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 3 तक। इस वक्र के समीकरण में हम कहें इसकी बात कर रहे हैं हम पहले वाले, इसलिए y1 लिख दें, y1 dx लिख दें, माइनस कर दें 0 से 3 और यहां पर लिख दें y2 dx। y1 का मतलब क्या है, इस वक्र से y की वैल्यू निकालो, इस वक्र से y की वैल्यू निकालो। y2 का मतलब इस वक्र से, इस रेखा से y2 की वैल्यू, मतलब जो y की वैल्यू आएगी उसको y2 लिखोगे। और यहां से y1 का मतलब क्या है, यहां से y की वैल्यू निकालो, उसको हम y1 लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। y1 और y2 नहीं है तो y, लेकिन y1 इसलिए लिखा है कि ये पहला वाला ये वक्र है, इसलिए इसको y1 लिखा है। ये दूसरा वाला वक्र है, इसलिए इसको y2 लिख दिया है। y1 y2 नहीं है तो y है, ये भी y है, ये भी y है। y1 का मतलब केवल सिंबल बता रहा है कि पहला वक्र है, इससे पहले वक्र से y का मान निकालो और यहां रखो, ठीक है। और ये दूसरे वक्र से y का मान निकालो और यहां रखो, तो बस ऐसा ही करना है।
तो 0 से 3 लिखो, y1 का मान निकालो, यहां से कितना निकलेगा देखो, यहां से निकाल के आप बता दो कितना निकलेगा। तो वो पहले x² बटे 9 को इधर ले जाओ, यहां पर देखो लिख के दिखा देते हैं। ये हो जाएगा y², कहां से लिखो, निकाला है हमने वक्र 1 से, वक्र 1 से, यहां से देखो पहले वाले वक्र से हम ऐसा कहेंगे कि y² बटे में कितना लिखोगे 4, y² बटे 4 बराबर 1 माइनस x² बटे 9। ठीक है, तो यहां से और थोड़ा हल करोगे, y² बटे में 4 बराबर हो जाएगा 9 माइनस x² बटे में 9। ठीक है, 4 को ऊपर ले जाओ तो y बराबर हो जाएगा, y² है ना, y² बराबर 4 बटे में 9 इंटू में 9 माइनस x², ऐसा देखो लिखना है। अब इसका अगर वर्ग खत्म कर दिया जाए तो देखो 9 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल दोनों के वर्गमूल आते, इस पर वर्गमूल का निशान लगा दो। यहां पर 4 बटे 9 की जगह पर 2 बटे में 3 लिख दो तो काम खत्म हो जाएगा। देखो y का मान ये हो गया, y का मान क्या लिखना है, 2 बटे 3 इंटू में √9 माइनस x² लिख देना है, बिल्कुल आसान काम है, यहां पर लिख दो। तो ये हो जाएगा 2 बटे में 3 इंटू अंडर कितना लिखना है 9 माइनस x², ऐसा लिख सकते हो, इंटू dx लिख दें। -0 से 2, अब y2 की वैल्यू यहां से निकाल के रखो, यहां से y की वैल्यू जो निकालोगे वो y2 कहलाएगी। तो यहां से रख देते हैं, देखो वक्र दूसरे से, वक्र 2 से, दूसरा नंबर का जो वक्र है ना उससे यहां से निकालो तो y बटे 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x बटे में 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। y बटे 2 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस x बटे में 3 हो जाएगा। 2 ऊपर ले जाओ तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 बटे में 3 इंटू 3 माइनस x हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, देखो ये y का मान है ना, ये हमारा कहां से आया है, यहां y2 का मतलब ये लिखना है, कितना लिखना है 2 बटे में 3 इंटू में 3 माइनस x लिख के और यहां पर इंटू में dx लिख दें। करेक्ट है बच्चों इतनी बात? ठीक है, यहां से ये हमने सब कुछ कहां से किया है, ये वक्र नंबर 1 से किया है, ये वक्र नंबर 2 से किया है। ठीक है, अब इसको हल कर लो, बस हो जाएगा काम तुम्हारा, समझो। 2 बटे 3 तो बाहर निकाल लो, 2 बटे 3 बाहर निकाल लो। अब इसका समाकलन करोगे तो ये देखो 0 से 3 लिमिट है, अंडर का निशान लगाओ, 9 के जगह 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर लिख के यहां से इसका समाकलन अब हम कर सकते हैं बड़े आराम से। यहां भी बिल्कुल सही बात है कि 2 बटे 3 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक करना है, 3 तक, 0 से 3 तक करना है, और ये हमारा 3 माइनस x का समाकलन करके इंटू में dx लिख दो, हो जाएगा काम बच्चों। ठीक है, सिंपल सा काम। अब बताओ इसका समाकलन क्या होता है, तो यहां पर थोड़ा पीछे आके लिख लेते हैं ना, थोड़ी जगह कम हो जाएगी, तो यहां से लिख देते हैं 2 बटे में 3 और इसका समाकलन बता दो कितना होता है। इसका समाकलन होता है बच्चों x बटे में 2 इंटू में अंडर यहां पर 3 का स्क्वायर लिखो माइनस x का स्क्वायर, और यहां पर लिखना है प्लस a² बटे 2, a की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स x बटे 3 लिख दो, और इस पर लिमिट 0 से 3 लिख दो। अब यहां पर आ जाओ, माइनस में 2 बटे में 3 और इंटू में, अब बताओ देखो ये 3 लिखा है, 3 का समाकलन तो 3x हो जाएगा, है ना। 3 का समाकलन कितना लिखोगे 3x, माइनस x का समाकलन कितना लिखोगे x² बटे 2, और लिमिट हमारी 0 से 3 है। करेक्ट है, बस इसको हल करो तो आंसर आपको मिल जाएगा। भाई x का मान पहले 3 लिखो, फिर x का मान 0 लिखो, तो x का मान 3 पहले लिख देते हैं। देखो ध्यान दें, 2 बटे में 3, x का मान 3 लिखें, 3 बटे 2 इंटू में यहां पर देखो 3 जैसे ही लिखोगे तो 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, ध्यान से समझो, है ना। x का मान 3 लिखोगे तो 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहां पर लिखना है 9 बटे में 2, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स 3 बटे 3, 3 बटे 3 मतलब साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ये। और जैसे ही आप 0 लिखोगे तो x का मान 0 लिखोगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, x का मान 0 यहां लिखोगे, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो माइनस करने पर आपको ये 0 मिलेगा। ठीक है, यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। अब यहां देखो, ये हमारे पास है माइनस में 2 बटे में 3 इंटू में, पहले x का मान 3 लिखो, तो 3 गुणे x का मान 3 माइनस 3 का स्क्वायर बटे में 2, फिर जब 0 लिखोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। बस इसको हल करो, थोड़ा और एक लाइन आगे बढ़ा दें तो ये हमारे पास, यहां इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें
चलो एक स्टेप बाद करेंगे। 2/3 हमारा ये ज्यों का त्यों है, ये तो हो गया 0, प्लस में यहां लिखोगे 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। ठीक है, आगे बढ़ो, माइनस का निशान लगाओ, 2/3 लिख दो, 2/3 इंटू में यहां पर 9 माइनस में 9/2 क्या लिखना है, 9/2 लिखना है। ठीक है, चलो यहां लिख देते हैं। यहां देखो लिखा है 2/3 क्या लिखना है, यहां पर 2/3 लिखना है। इसके बाद में यहां पर है देखो ये 9π/4 क्या लिखना है, इंटू में लिखना है 9π/4 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए यहां देखो माइनस का निशान लगाओ, 2/3 लिख दो, और इसके बाद में 9 में से 9/2 घटाओ तो 9/2 मिलेगा। इसको हम 9/2 लिख देते हैं, इसको हल कर लो। ठीक है, तो यहां देखिए 3 से 3 बार तो ये कट जाएगा, 2 से 2 बार ये कट जाएगा, तो 3π/2 तो हमें ऊपर मिलेगा। माइनस में 3 से 3 बार देखो ये कट जाएगा, 2 2 खत्म, तो यहां पर केवल 3 बचेगा। तो समझो आंसर आ गया। यहां से 3 तो कॉमन है, हमें यहां से π/2 - 1 मिल जाएगा, यही आंसर लिखना है। या फिर ऐसे करते हैं, यहां पर 2 एलसीएम लें तो π-2 लिख दो, ऐसे करके इसका आंसर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, 3/2 ब्रैकेट में π-2 आगे लिखना है वर्ग इकाई। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। करेक्ट बच्चों, लघु भाग का क्षेत्रफल पूछा गया था। एक बार ध्यान से समझो, हमने क्या क्या काम किया है। यहां से पहले इस भाग का क्षेत्रफल पूरे का निकाल लिया है ना। ये काय के द्वारा घेरा है, ये घेरा है दीर्घवृत्त के द्वारा, चौथाई भाग है ना इसका। तो 0 से 3 तक हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया है। 0 से 3 और बाई dx लिखोगे, बाई की वैल्यू कहां से निकालोगे, दीर्घवृत्त से। ठीक है, और उसमें से घटाना कितना है, ये त्रिभुजाकार आकृति जो कि काय से घिरी है, x अक्ष के द्वारा और इस रेखा के द्वारा घिरी है। 0 से 3 लिमिट है और इतना क्षेत्रफल इसमें से घटा देना है। तो बस यही सब कुछ हमने यहां पर किया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका वैसे परीक्षा की दृष्टि से भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है बच्चों। बचे हुए सारे प्रश्न हम कहें कि एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 से संबंधित या विविध प्रश्नावली संबंधित जो भी प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न इससे अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज आपने जो भी पढ़ा है वो आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, क्या आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं? इन सारे प्रश्नों का जवाब बच्चों यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, है ना। और सैटरडे वाले वीडियो को जरूर देखो। सैटरडे वाले वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके यहां से बन रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूरे क्वेश्चनों को हल वहां पर हम देंगे। ठीक है बच्चों, और बाय द वे अगर आप एक एक करके प्रश्नों के हल चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वहां पर प्रेस करके 8.1, 8.2 और विविध प्रश्नावली सबके वहां पर पूरे सॉल्यूशन दिए गए हैं, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।